और मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ कि मुझे लगा कि अब ये इंसल्ट का बदला मैं सम्मान में परिवर्तित करके लूँगा। ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई? मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं पढ़ा हूँ, आधा पढ़ा हूँ। अब सैलरी भी जो मैं इंजीनियर की जॉब छोड़ के आया था, उससे भी आधी सैलरी थी। 150 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मेंटर, गुरु, रिसर्चर और पीस एक्टिविस्ट डॉक्टर केतन तलसानिया। आम लोगों के लिए आसान भाषा में अगर समझना हो कि वास्तु और पैरानॉर्मल वास्तु में डिफरेंस क्या है? वास्तु इज़ अ DEE, मतलब वास्तु एक डायरेक्शन, एनर्जी और एलिमेंट्स का साइंस है। वास्तु के प्रिंसिपल को साथ में रखते हुए भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स एक पैरानॉर्मल वास्तु है। वास्तु और पैरानॉर्मल वास्तु आस्था के विषय है या विज्ञान का? देखो, वास्तु एक विज्ञान है, पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है हमारे यूनिवर्स के अंदर। उसका बैलेंस करना वही वास्तु है। यदि ऐसा होता कि सिर्फ आस्था ही होती तो वास्तु में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। क्या ये कहना सही होगा कि हर नकारात्मक ऊर्जा को पैरानॉर्मल कहना? कई बार इसको इल्यूजन भी कहा जाता है। कि जैसे स्पिरिचुअल या फिर पैरानॉर्मल फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन पर सवाल भी बहुत उठाए जाते हैं। जितना लोग क्रिटिसिज्म आपकी करेंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। Welcome to the Dhruv Patel Show. You're rocking with the best. नमस्कार। आज के टॉक शो में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो परंपरा और विज्ञान के बीच एक नई दुनिया खड़ी करती है, जिनकी सोच में वेदों की गहराई भी है और मॉडर्न साइंस की क्लैरिटी भी, जिनकी रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का काम करती है। ये वो नाम है जिन्होंने पैरानॉर्मल वास्तु जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और साबित किया कि ऊर्जा, वातावरण और विज्ञान ये सब मिलकर इंसान की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। 150 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका विजन है वर्ल्ड पीस और ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ एक वास्तु कंसल्टेंट नहीं बल्कि मेंटर, गुरु, रिसर्चर और पीस एक्टिविस्ट भी है, जो हर घर को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी को भरने का मिशन लेकर चल रहे हैं। सो लेट्स वेलकम इंस्पिरेशनल, विजनरी, ट्रूली यूनिक पर्सनालिटी डॉक्टर केतन तलसानिया। वेलकम टू दी ध्रुव पटेल शो सर। थैंक यू, नमस्कार। सभी आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको वास्तु लेजेंड और वास्तु एक्सपर्ट के नाम से भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है जी। तो आप बताइए ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत की बात करें तो मेरा परिवार एकदम मध्यम परिवार, और पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लोअर कैटेगरी के, बहुत हायर पोजीशन भी नहीं थी। तो हम लोग, जब पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो हम एक कॉलोनी में रह रहे थे। गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो स्टाफ क्वार्टर्स मिला था, वहाँ पर सारे फंक्शन, सारे त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था। ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं करीबन 8-9 साल का होगा, तब की बात है। तो एक फंक्शन ऐसा था, होली का त्यौहार था, और होली के त्यौहार में हम लोग तो बच्चे हैं, निर्दोष है, खेलते थे। और जैसा होली का त्यौहार ख़त्म हो, होली का दहन हो गया, उसके बाद सबको फूड, मतलब नाश्ता बांटने का एक प्रोग्राम था खाने के बाद, होली के बाद। तो ये सब चल रहा था। तो सिस्टम ऐसी बनाई गई थी कि सब लोगों को बर्तन अपने घरों से लाके इसमें नाश्ता लेना था। और हम तो बच्चे, हम तो शाम से घूमते रहते थे, ये होली का त्यौहार मनाते मनाते, होली का दहन ये सब देखते थे। तो हम तो सीधा घर से निकल गए थे, तो हमारे पास कोई बर्तन नहीं था। तो जो लेडी हमको सबको नाश्ता बांट रही थी, वहाँ पर जब जाके हमने भी बोल दिया हमको भी दो, और हमारा ये व्यवहार देखा तो उन्होंने हमारे साथ, हम सबके साथ, हम 3-4 बच्चे थे, सबके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे पर्टिकुलर खास
तौर पर लगा कि मेरा ये इंसल्ट हुआ है, और ये इंसल्ट मेरे दिल को चुभ गया। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बताऊँ कि 8-9 साल के आसपास की थी, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। तो ये शब्द मेरे दिल को चुभ गया और मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ कि मुझे लगा कि अब ये इंसल्ट का बदला मैं सम्मान में परिवर्तित करके लूँगा। और उसके बाद ये मेरे जीवन की सोच बन गई कि मुझे कुछ बनना है। अब बच्चा कुछ समझ नहीं है, दुनियादारी क्या है, नौकरी, करियर, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, पता नहीं है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े होते गए, और पिताजी की इच्छा थी कि लड़का बन के इंजीनियर बने, क्योंकि फादर भी टेक्निकल फील्ड में था। पोजीशन बहुत हाई नहीं थी, लोअर कैटेगरी थी, लेकिन फिर भी लगा कि मेरा बच्चा भी टेक्निकल फील्ड में इंजीनियर बने। तो मैं भी इंजीनियर तो बन गया। वो गांव तो तब छोड़ दिया था, ये बहुत मैं बात कर रहा हूँ 75-76 की बात कर रहा हूँ। तो हमने गांव तो छोड़ दिया, कॉलोनी भी छोड़ दी। उसके बाद वो लेडी क्या है उसका कोई अता पता नहीं, हम भी उस कॉलोनी छोड़ने के बाद हम कभी वहाँ पर गए नहीं। तो उसके बाद मेरी करियर शुरू हो गई, इंजीनियर बन गया, नौकरी कर ली, स्टार्टअप। लेकिन 2000 की साल में मुझे एक पर्सन मिला जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में थोड़ा बहुत उनकी भी शुरुआत थी, पढ़ते थे वगैरह। तो मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक टेक्निकल नेचर होने के कारण कुछ फॉल्ट फाइंडिंग या कुछ डायग्नोसिस करने का नेचर होता है टेक्निकल इंसान का। तो मुझे भी लगा कि मुझे कि इसके अंदर जाके कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं भी पढ़ना शुरू किया। 2000 की साल में मेरी इस करियर की शुरुआत हो गई। मैंने एस्ट्रोलॉजी के कुछ क्लास किए, लेकिन वो भी आधा छोड़ दिए, कंप्लीट नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं पढ़ा हूँ आधा पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं टॉप पर पीएचडी लेवल तक की डिग्री में पहुँच गया हूँ मैं, कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। करियर के साथ साथ में जॉब चल रही थी टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियर की फील्ड में। उसके बाद तो प्रमोशन मिलकर टेक्निकल सुपरवाइज़र भी बन गया था। तो टेक्निकल साउंड में था, बट कहीं ना कहीं 2006 तक मैंने उस फील्ड में जॉब की। 2006 में एक ऐसा यू टर्न आया कि मैं तो एक एथिक्स और प्रिंसिपल डिसिप्लिन में चलने वाला इंसान। शाम को 7 बजे के आसपास का समय था, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था एज ए टेक्निकल इंचार्ज। मेरे हाथ नीचे भी 6 लोग, करीबन 5-6 लोग एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। तो शाम को 7 बजे के करीब सबको मैं जो भी टेक्निकल वर्क था नेक्स्ट डे का वो अलॉट करके निकल गया। 7 बजे के आसपास कॉल आया बॉस का, केतन भाई कहाँ हो? मैंने बोला बस जस्ट ऑफिस वाइंड अप करके निकला हूँ। तो उनका आंसर था कि आप बहुत जल्दी निकल गए। अब 7 बजे ऑफिस वाइंड अप करके निकलना ये जल्दी तो हो नहीं जाता। 4 बजे 5 बजे इंसान निकलता है तो कहा जाता कि चलो भाई इंसान जल्दी निकल गया। अब 7 बजे के आसपास निकला हूँ। उन्होंने बोला कि आप जल्दी निकल गए हो। मैं ठीक है, जल्दी नहीं है, 7 बजे है, अभी निकला हूँ। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि आप छुट्टियाँ ज़्यादा लेते हो। मैंने बोला ये बात तो गलत है, मैं कल आता हूँ और मेरा रेजिग्नेशन देने के लिए, और मैं हिसाब किताब करके छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन गया, सारा हिसाब किताब करके निकल गया। हाथ में ना कोई जॉब, ना कोई अर्निंग सोर्स। 2006 की बात है। अब घर पे बैठ गया। अब घर पे बैठने के बाद इंसान क्या करेगा? जॉब सर्चिंग करेगा। तो न्यूज़पेपर वगैरह में जो एक गुजरात में टचुकड़ी जाहिरात होती है, तो मतलब इस प्रकार की एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट का जो सेक्शन होता है, इसमें मैं पढ़ने लगा। 15-20 दिन 25 दिन शायद गुजरा होगा, एक ऐड आई, एस्ट्रोलॉजर चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजी का तो मैं 2000 की साल से पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा बहुत लर्निंग एजुकेशन के साथ साथ में पढ़ाई ये सब चल रहा था। तो इंट्रो देने गया, फेल हो गया। कुछ दिन और बीता, दूसरी ऐड आई, दूसरी उनके कॉम्पिटिटर्स की ऐड आई, वहाँ पर भी गया तो पास हो गया, कल से आ जाओ। अब सैलरी भी जो मैं इंजीनियर की जॉब छोड़ के आया था उससे भी आधी सैलरी थी। फिर भी एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था और मज़ा आ रहा था। मज़ा इसलिए आ रहा था कि फील्ड जॉब टेक्निकल फील्ड में घूमना फिरना रहता था, एक गांव से दूसरे गांव, एक एरिया से दूसरे गांव, 2 व्हीलर में घूमना, बारिश धूप है, ये सब बातें चलती थी। और यहाँ पर तो एसी में बैठना था और ऑफिस के अंदर बैठना था, कहीं बाहर जाना नहीं था। तो एक तो ये रिलैक्सेशन मिल गया, दूसरा कि एक जो पैशन था, जो पसंदीदा चीज़ थी वो हमें मिल गई। तो कंटिन्यूस वो जर्नी शुरू हो गई और 2012 तक, मतलब कंटिन्यूस 7 साल उसी फील्ड में काम किया। तो
ऐसे मैं कहूँगा कि ये शुरुआती जीवन और लाइफ में ये बॉस ने मुझे डांटा गलत वे में, वो टर्निंग पॉइंट था इस फील्ड में मुझे लाने के लिए। यानी एक तरीके से अच्छा हुआ कि आपने जॉब छोड़ दी, तो आज एक वास्तु एक्सपर्ट हमें मिल रहा है। यस, उस दिन वो बॉस ने मुझे डांटा नहीं होता, हालांकि वो गलत तरीके से डांटा था, जो भी है, बट वो डांटा नहीं होता तो मैं जॉब छोड़ता नहीं, और जॉब नहीं छोड़ता तो आज लोग वर्ल्ड में मुझे लोग जानते हैं पैरल वास्तु के एक्सपर्ट के रूप में, इनोवेटर के रूप में, वास्तु लेजेंड के रूप में, वास्तु आइकॉन के रूप में। मेरे पास जो 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 150 से भी ज़्यादा अवार्ड्स, अचीवमेंट्स है, ऑनर है, इंक्लूडिंग वाइट हाउस, राइट। तो ये सब नहीं होता तो मैं कहूँगा कि ये जॉब छोड़ी वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और इस प्रकार मेरी इस करियर में शुरुआत भी हुई, और आज यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सर, आपसे पूछना है कि आपने वास्तु और पैरानॉर्मल वास्तु जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट में अपना जीवन अब आगे बिताने का कैसे सोचा? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सोचा नहीं था, ये मेरे डेस्टिनी में था। बिकॉज मेरे खानदान में, मेरे परिवार में किसी को वास्तु का वी या अकल्ट का ओ या एस्ट्रोलॉजी का ए किसी को मालूम नहीं था। इवन दो मुझे भी नहीं मालूम था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, सब कुछ 2000 के साल तक तो कुछ मुझे भी नहीं पता था। बट मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी डेस्टिनी है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि जॉब छोड़ के मैंने इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जॉब छोड़ के बैठ गया, वो सही था और वो मेरी डेस्टिनी में थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया और घर पे बैठ गया। तो आज मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने अपनी मर्जी से फील्ड को तो चुना नहीं, लेकिन लगता है कि डेस्टिनी मुझे इस मुकाम पर ले आई। सर, आम लोगों के लिए आसान भाषा में अगर समझना हो कि वास्तु और पैरानॉर्मल वास्तु में डिफरेंस क्या है? बेसिकली वास्तु ये एक इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर साइंस है। वास्तु इज अ DEE, मतलब वास्तु एक डायरेक्शन, एनर्जी और एलिमेंट्स का साइंस है। साथ साथ में वास्तु एक पंच तत्व 5 एलिमेंट्स का विज्ञान है, समन्वय है और इनका बैलेंस, जिसे वास्तु कहते हैं। वास्तु मीन्स वास करना, निवास करना। किसी भी लैंड, घर में कोई भी मनुष्य, प्राणी, जीवात्मा निवास करता है तो उसको वास्तु कहलाते हैं। वो ऑब्जेक्ट रहता है, उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु मतलब निवास करना या वास करना। तो ये एक साइंस है। साथ साथ में पैरानॉर्मल वास्तु की बात करें तो पैरानॉर्मल वास्तु एक यूनिक टॉपिक जो है, जिसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है। आमतौर पर लोग जो है वास्तु या घर या किसी भी प्रॉपर्टी में रहते हैं या बिजनेस करते हैं तो इनको कई प्रकार की बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे फाइनेंस इश्यू, हेल्थ इश्यू, नेचुरल डिस्टर्बेंस, लॉसेस, फैमिली इश्यू, सोशल इश्यू। ये सारे कॉमन इश्यू है, हर घर में होता है। बट मैं सोचता हूँ कि पैरानॉर्मल वास्तु का मीनिंग ये है कि ये सारी स्थिति वास्तु के एंगल से, वास्तु को बेसिक प्रिंसिपल के रूप में देखते और उसका कंसल्टेशन करके वास्तु को एज पर वास्तु प्रिंसिपल बनाया है, फिर भी कोई समस्या आती है जो हिडन होती है, इनविजिबल होती है। आप देखने जाओ तो वास्तु में कोई समस्या नहीं है, फिर भी समस्या इस बंदे को, इस पर्सन को, इस फैमिली मेंबर्स को क्यों आ रही है। तो यहाँ पर मैंने पाया कि कोई इनविजिबल एनर्जी है जो इस वास्तु में रहने वालों को परेशान करती है, और वो इनविजिबल एनर्जी जो है, जिसे हम पैरानॉर्मल वास्तु कहते हैं, वास्तु के प्रिंसिपल को साथ में रखते हुए भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इट मीन्स ये पैरानॉर्मल वास्तु है। पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको आस्था के रूप में ज्यादा मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको विज्ञान भी मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि वास्तु और पैरानॉर्मल वास्तु आस्था का विषय है या विज्ञान का? देखो, वास्तु एक विज्ञान है, पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है हमारे यूनिवर्स के अंदर, उसका बैलेंस करना वही वास्तु है। जब बैलेंस नहीं होता है तो वास्तु में कई प्रकार की समस्याएं आती है। अब ये वास्तु को बैलेंस करके हम कुछ काम करते हैं तो ये साइंस का नज़रिया है। अब हम इसका स्पिरिचुअल या रिचुअल एंगल से देखते हैं, आस्था के रूप में देखते हैं, तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब हम किसी भी प्रकार के
वास्तु के अंदर निवास करने जाते हैं या पहले वास्तु जब बनाते हैं तब हमने कई जीवों की हत्या की, जाने अनजाने में हत्या की होती है। कैसे कि खुदान करते हैं तो नीचे किसी का घर होता है, चींटी होता है ना, सांप होता है, उंदर होता है, तो इस सब का घर होता है, निवास होता है, तो इसको हमने तोड़फोड़ कर दिया, वहाँ पर हमारा निवास बना दिया। तो जितने भी लैंड के नीचे रहने वाले जीव रहते हैं उनकी रेसिडेंस, उनकी रहने की जगह हमने दूर कर दी और वहाँ पर हमारा निवास बना दिया। तो इन जीवों की हत्या हमने जाने अनजाने में की, करना पड़ा, और उनका घर जो है हमने नेस्त नाबूद कर दिया। तो उनका प्रायश्चित करने के लिए हम आस्था के रूप में देखते हैं, तो धार्मिक रिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, होम हवन आदि करते हैं, प्रायश्चित कर्म करते हैं, जिसको वास्तु कर्म कहते हैं। तो ये एक आस्था का स्वरूप हो गया। बट बेसिकली देखने जाओ तो वास्तु आस्था कर्म करने के बावजूद भी इंसान उसके अंदर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। यदि ऐसा होता कि सिर्फ आस्था ही होती तो वास्तु में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। बट ये साइंस भी है और हमें शास्त्र में कहा गया, इस हिसाब से हमें आस्था कर्म के साथ साथ में वास्तु कर्म करते हैं, प्रायश्चित कर्म जो करते हैं, उस हिसाब से वो रिचुअल और स्पिरिचुअल के साथ साथ में साइंटिफिक भी जो है। पर मैं ऐसा कहूँगा कि प्योर वास्तु जो है वो विज्ञान ही है, विज्ञान के आधार पर ही हमें वास्तु जन्म लेता है। सारे धर्म, सारे हमारे रिचुअल्स, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, वो सारा विज्ञान के आधार पर ही है। हम फास्ट करते हैं तो इसके पीछे बेसिक रीज़न, तो फास्ट के पीछे बेसिक रीज़न यही है कि हमारा ये विज्ञान है, बॉडी को ठीक करना। इसी प्रकार जितनी भी रिचुअल एक्टिविटीज़ है उसको हम ऐसा कहेंगे ये विज्ञान के आधार पर ही हमारा आस्था निर्माण होता है। यदि हम आपको बताएं कि ये विज्ञान है तो आप नहीं करोगे कुछ भी, लेकिन आप बोलोगे कि धर्म है, आस्था है, पूजा करना चाहिए, दिया करना चाहिए, जिससे एटमॉस्फेयर ठीक होता है, दिया धूप बत्ती करने से। तो हम धर्मों को लेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज सिर्फ विज्ञान की बात बताएंगे तो कोई नहीं करेगा। इसलिए वास्तु एक विज्ञान जरूर है, लेकिन आस्था के रूप में भी साथ साथ में हमें पैरेलल लेना चाहिए। क्या ये कहना सही होगा कि हर नकारात्मक ऊर्जा को पैरानॉर्मल कहना, या तो उसके साथ कोई प्रैक्टिकलिटी भी ज्वाइन होती है? नहीं, हर घटना पैरानॉर्मल नहीं होती है। पैरानॉर्मल चीज़ को हमें बहुत अलग वे में भी देखना चाहिए। कई बार इसको इल्यूजन भी कहा जाता है। कई बार हमको इल्यूजन आता है तो भी हम उसको पैरानॉर्मल को कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। कई बार हमारे प्लैनेट्स, हमारा चार्ट, हमारी होरोस्कोप के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन भी गलत चलती है तो भी हमें इस प्रकार का ख्याल आता है, नेगेटिव ख्याल आता है कि हमारे घर में कुछ है। तो इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आता है, और थॉट्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरानॉर्मल है। कई बार कई रीज़न की वजह से होता है, कई बार इल्यूजन भी होता है। तो हर घटना पैरानॉर्मल नहीं होती, पैरानॉर्मल घटना रेयर होती है। अब हर घर में छोटी छोटी घटना के कारण, डर के कारण लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा है, ऐसी बातें स्प्रेड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। पैरानॉर्मल रेयर घटना बनती है। अदरवाइज तो जितनी भी हॉस्पिटल्स है, स्मशान के आसपास जितने घर है, सब में ये सब बातें होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैरानॉर्मल घटना रेयर होती है, उसका साइंस है और उसको हमें मैनेज करना होता है। वो डिस्टर्ब हो गया तो ही वो वास्तु या बिल्डिंग पैरानॉर्मल में कन्वर्ट होती, अदरवाइज नहीं होता है। मेरा ये क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो घर, फैक्ट्री, फ्लैट या फिर कोई भी बिजनेस प्लेसेस में लोग कॉमन गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी लाइफ में प्रभाव पड़ता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कि सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसके साथ साथ में स्टोरेज, इसके साथ साथ में वेस्टेज स्टोरेज, इसके साथ साथ में घर के मुखिया या ऑफिस होती है, फैक्ट्री होती है तो डायरेक्टर्स, उनका प्लेसमेंट, इसके साथ साथ में ड्राई और वेट एरिया, यानी कि गीला और सूखा एरिया, और साथ साथ में मूवेबल एंड स्टेडी एरिया। इस सब में गलतियां लोग कर लेते हैं। जो लास्ट वाली दो चीज़ मैंने बताई, वेट एंड ड्राई और मूवेबल एंड स्टेडी या फिक्स एरिया, उसका चयन करना आसान नहीं होता है, आम लोगों को ये पता नहीं होता है, और इसके कारण इन सब चीज़ों में गलतियां हो जाती है। और इन सब चीज़ों में गलतियां होने के कारण वास्तु में इतनी समस्या आती है कि बात मत पूछो।
बेसिक कॉमन बातें तो पता होती है, लेकिन जो मैंने 2 चीज़ बताई, ड्राई एंड वेट एरिया और स्टेडी एंड मूवेबल एरिया, उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है और वो इनविजिबल रहता है। इसलिए वास्तु कंप्लीट करवाने के बावजूद भी समस्याएँ आती है, जो लोगों को परेशानी का कारण होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग ऐसा समझते हैं कि वास्तु, प्रॉपर वास्तु में अगर कुछ करवाते हैं डिजाइनिंग या फिर तो बहुत महंगा भी हो जाता है। लोगों के ऐसा मिसकंसेप्शन है कि वास्तु करवाना यानी एक एडिशनल एक खर्चा भी हो जाता है, तो वो आप कैसे देखते हो? नहीं, वास्तु करवाना कोई एडिशनल खर्च है ही नहीं। सिंपल वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, पंच तत्व का जो विज्ञान है, उनको बैलेंस करना है। जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, बस इन सब की प्रेजेंस आपके वास्तु में हो, बस यही तो काम करना है। सही एंट्रेंस हो, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, जहाँ पर जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट्स होना चाहिए वहाँ पर वाटर एलिमेंट्स हो, फायर एलिमेंट्स जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर हो, बस उसका प्लेसमेंट सही है। सब ये वास्तु मीन्स प्लेसमेंट का ही रोल है। और प्लेसमेंट के रूप में गलत रेमेडीज जो है चलती है, मैं कहूँगा कि रेमेडीज तभी काम करेगी जब आपका प्लेसमेंट सही होगा। आपका प्लेसमेंट ही गलत है, पंच तत्व का जो प्लेसमेंट वास्तु के अंदर होना चाहिए वो ही गलत है, फिर आप कितनी भी रेमेडीज कर लो कोई यूजफुल नहीं रहेगी। मतलब वास्तु कोई एक्सपेंसिव मैटर नहीं है। पहले के ज़माने में कोई इंटीरियर वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वास्तु का प्रिंसिपल ऑटोमेटिक सेट कर लेते थे और उस हिसाब से मकान बनते थे। तो आज भी लोग गांव में बहुत खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है। पैसा कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पैसा कम है, लेकिन फिर भी हैप्पी है, हेल्दी है, आज भी सुखी है, मौज मस्ती में रहते हैं कंपेयर टू सिटी लाइफ। आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या है वास्तु करवाने का? देखो, वास्तु करवाना हम उसको रिचुअल एक्टिविटीज़ को ही मानते हैं कि वास्तु हमने करवाया। जब होम हवन आदि करते हैं, नवचंडी वगैरह करवाते हैं, वास्तु शुद्धिकरण करवाते हैं, उसी को ही हम मानते हैं कि हमने वास्तु करवाया। वास्तु की पोजीशन बहुत लंबी है। जब हम लैंड परचेस करते हैं, नई प्रॉपर्टी या रेसिडेंस बनाते हैं, तब लैंड परचेस करते हैं, उसके मुहूर्त से लेके एंड तक, यानी कि जब आप होम हवन आदि करते हैं तब तक काफ़ी कुछ प्रोसीजर होती है। उस सभी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। मैं कहूँगा कि वास्तु शुरुआत लैंड प्लॉट सिलेक्शन से ही हो जाती है। उसके बाद आर्किटेक्चर प्लान बनना होता है, वो भी वास्तु के एंगल से बनाना पड़ता है। उसके बाद भूमि पूजन करना पड़ता है, उसके बाद खात मुहूर्त करना पड़ता है, उसके बाद हमारा जो चौखट होता है जिसको हम गुजरात में बारसा कहते हैं, उसका पूजन करना होता है। इसके बाद हम सीलिंग लेते हैं, है ना, तो सीलिंग का भी पूजन करना होता है, वो भी एक वास्तु के अंदर आता है। मतलब कम से कम देखने जाओ तो 7 प्रकार से वास्तु पूजा करनी पड़ती है। आखिर में हम वास्तु कंप्लीट हो जाने के बाद होम हवन आदि करके, प्रायश्चित कर्म करके, वास्तु पूजा करके हम घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो ये प्रोसीजर होती है। मैं कहूँगा कि जब लैंड सिलेक्शन होता है, कभी हम रेडीमेड प्रॉपर्टी लेते हैं, घर बंगलो या किसी कॉम्प्लेक्स में ऑफिस शॉप या फैक्ट्री, तब उसका चयन करना, वहीं से वास्तु की शुरुआत हो जाती है। सर, अगर कोई भी बेस्ट प्लेस है वास्तु, अगर वास्तु जो सब्जेक्ट आप जो बोल रहे हो उसमें सारी चीजें अगर वास्तु की ऐड कर दी हो तो क्या बदलाव आता है लोगों की लाइफ में? वास्तु, जैसे मैंने बताया कि वास्तु पंच तत्व का विज्ञान के साथ साथ में पंच तत्व का बैलेंस है। यदि ये सारे बैलेंस है तो आपको हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा, फैमिली मेंबर्स के अंदर ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, नेचर में मिक्सअप रहेगा, और उसके साथ साथ में आपका ग्रो इस तरह से होगा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप वास्तु के प्रिंसिपल को एकदम ठीक ठाक कंप्लीट करके घर बनाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट ओवरऑल ग्रोथ ज़रूर होगी। ऑब्स्टेकल लाइफ में कम आएंगे। वास्तु एक बचाने का काम करता है, वास्तु आपकी तरक्की नहीं करवाता। वास्तु आपको बचाता है, मतलब आपने बचाया, मतलब वही तो आपका सेविंग हो गया। आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए आपको अलर्ट कर देता है, तो ये एक प्रकार का बचाव ही हो गया। तो उससे जो भी आपकी एनर्जी या फाइनेंशियल सिचुएशन
वेस्टेज होने वाली है तो वो तो आपकी बच गई। कहते हैं कि एनर्जी सेविंग इज एनर्जी जनरेटिंग। तो आपने खर्चा कम हुआ आपका तो मतलब नेचुरली आपका सेविंग हो गया। तो वैसे भी नेचुरली आप फाइनेंशियल साउंड होते जाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वास्तु के हिसाब से बनता है तो आपका फाइनेंशियल तरक्की बहुत हो जाएगी, आप जीरो में से हीरो बन जाएंगे, साइकिल लेके आए होंगे, आप मर्सिडीज में घूमने लगोगे। वास्तु करवाने से इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, बट हाँ ओवरऑल ग्रेजुअली चेंज जरूर आता है और ओवरऑल ग्रोथ आता है नेचर में, हेल्थ में, पारिवारिक फैमिली सिचुएशन में, बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। ये सब चेंजेस आते हैं। यानी एनर्जी और पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है। यस, डेफिनेटली बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ती है तभी तो इंसान के नेचर में पॉजिटिविटी आती है। तो गलत कदम उठाने से रुक जाते हैं। कोई आपको गाइड करता है, कोई आपको रोक लेता है। अदरवाइज तो कोई आपको रोकेगा ही, गाइड करेगा तो उसकी सुनेगा ही नहीं, जो मनमानी करेगा तो उस हिसाब से फिर नेगेटिव रास्ता पकड़ के इसकी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सर, आपने रिसर्च और इनोवेशन की बात की वास्तु में, जी तो उसको आप थोड़ा विस्तार में अगर समझा सकते हो तो। जी, मैंने बताया कि पिछले 25 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर वास्तु के अंदर ही मैंने बहुत काम किया है। वास्तु में जब भी मैं जाता था, मेरा इनिशियल स्टेज था, तो मैं जिसको जानता हूँ, मेरे परिवार वाले या दोस्त या रिलेटिव्स, कि जहाँ जहाँ पर भी मैं जाता था मैं सिर्फ एनालिसिस करता रहता इनके घर की, किसी को पता न लगे इस हिसाब से कि इसके घर में कौन सी सिचुएशन है, कौन सा प्लेसमेंट सही है, कौन सा प्लेसमेंट गलत है। अब मैं देखता हूँ कि इनकी प्लेसमेंट तो सब सही है, तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इन लोगों ने भी वास्तु करवाया था, कंसल्टेंट भी लिया था, वास्तु पूजा शांति कर्म वगैरह भी करवाया था, होम हवन आदि करवाया था, फिर भी 2-5 साल के बाद इनकी सिचुएशन ऐसी क्यों खराब हो गई। ये सारा एनालिसिस करता रहता था। तो उसके बाद कई बार मैंने ये भी पाया कि लोग जो है, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जाती है, तो अपने पास कोई स्पेस होती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जांपल, रूम एक्सटेंड कर देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, बाथरूम बना देते हैं, किचन थोड़ा एक्सटेंड कर देते, बड़ा कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जाने अनजाने में वो गलत हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, उन्होंने कहीं किसी की सलाह एडवाइस लेके भी बनाया रहता है, फिर भी ये गलत साबित होता है। इसका रीज़न ये है कि इनकी लैंड जब तक वैकेंट थी तब तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उस लैंड के ऊपर किसी ने एनक्रोचमेंट कर लिया, जिसे हम कहते हैं दबान कर लिया, तो वो जगह पर की लैंड एनर्जी जो जमीन के नीचे है, हमको पता नहीं है क्या है, वो इनएक्टिव थी। अभी तक लैंड ओपन थी तो इनएक्टिव थी। अब जैसे इसके ऊपर आपने टॉयलेट बना दिया, एक्सटेंशन कर दिया, रूम बना दिया, तो इसके ऊपर दबाव आया और वो इनएक्टिव एनर्जी थी लैंड के नीचे, वो एक्टिव हो गई और उसके कारण एक्टिव होने से आपका वास्तु बिगड़ गया। दूसरा है एयर एनर्जी। एयर एनर्जी भी जो है वो भी ब्लॉकेज हो गई आपके घर के अंदर। जहाँ भी आपने एक्सटेंशन किया तो एयर एनर्जी जो आपके घर में आती थी वो भी ब्लॉकेज हो गई। तो आपको समझ में नहीं आया कि हमने ये क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये रीज़न जो है फिर जो है नेगेटिविटी बढ़ने का है, नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है इस प्रॉपर्टी में या रेसिडेंस में। उसके बाद जो है बाहरी एनर्जी, जिसको हम इनविजिबल एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी हमारे घर में प्रोडक्शन होता है, मतलब इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होने के कारण एक दिन ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अब हम इस घर में रहना नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवीली परेशान हो जाते हो। बस इसी को ही पैरानॉर्मल वास्तु कहते हैं। पहले तो वास्तु सही था, बट जाने अनजाने में इंसान को पता नहीं होता है, गलतियां हो जाती है और फिर वो पैरानॉर्मल का कन्वर्जन हो जाता है। तो ये अंतर है दोनों में। खास तौर से एयर एनर्जी और लैंड एनर्जी काम करती है। टेनामेंट बंगलोज और लैंड के अंदर लैंड एनर्जी काम करती है, फ्लैट्स में एयर एनर्जी काम करती है। हाईराइज बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स है, तो इसमें एयर एनर्जी से इनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है। क्योंकि एयर एनर्जी जो है मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है एयर एनर्जी, और एनर्जी जब मूव करती है तो वो फ्लैट्स में ज़्यादा टारगेट करती है। सर, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया जी। पर कोई ऐसा केस जिस पे आपने काम किया हो,
वो व्यक्ति के जीवन में या फिर उसके बिजनेस में या तो उसकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आया हो? मैंने जैसे अभी बताया कि मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक इसको पैशन के रूप में भी लिया है और बिजनेस के रूप में भी लिया है। अब बिजनेस के रूप में बात करें तो मैंने आज तक बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। 20 साल पहले जो क्लाइंट मेरे पास आया था, आज भी वो मेरे पास है और इनके थ्रू कई एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इनके थ्रू 1, 2, 5 नहीं 10, 10, 15, 15, 20, 20 लोग उनके सर्कल से मेरे पास आए हैं और वैसे ही मेरी कंसल्टेशन चल रही है। मैंने बोला कि पैशन है, कई लोगों से पैसा मिलता है, लेता हूँ नहीं लेता हूँ, मुझे काम करने में मज़ा आता है। लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाए उसमें मुझे मज़ा आता है। और ख़ास तौर से मुझे इंडस्ट्री में जब मज़ा आता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ करेक्शन करवाने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं आता है, तब मुझे करने का मज़ा आता है। तो इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे क्लाइंट नेटवर्क जो है, मेरे फॉलोअर्स जो है, वो पिछले 25 साल से मेरे साथ जुड़े हैं और माउथ पब्लिसिटी से और रेफरेंस से ही चल रहा है। हाँ, पिछले 1 साल से कुछ लोगों का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया कि आप ये काम कर रहे हो तो लोगों को दिखाते क्यों नहीं हो। तो मैं बोलता था कि ये मेरा काम है। जैसे कोई बिजनेस करता है, दुकान लेके बैठा है, साड़ी की दुकान लेके बैठा है, तो लोगों को साड़ियाँ दिखाते हैं, तो रोज वीडियो बनाते हैं। मेरा ये धंधा है, ये उनका काम है, तो मेरा ये काम है वास्तु कंसल्टेशन, तो मैं लोगों को क्यों दिखाऊं। लेकिन फिर भी कुछ मेरे क्लास चल रहा था वास्तु का, तो एक बेंगलोर की लेडी थी, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो गलत गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे इस फील्ड में थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पिछले 1 साल से मतलब 2025 से ही मैंने कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया है। कुछ वीडियोस बना के अपने बारे में कुछ बता के। हाँ, अभी तक मैंने मेरे अचीवमेंट्स के बारे में ही बताया है, लेकिन वास्तु के बारे में या कर्म वास्तु के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन लोगों का ये फोर्स था कि आप ये कर रहे हो, लोगों को पता नहीं है। तो मुझे भी लगा और मैंने 2-3 किस्से ऐसे सुना कि अब मुझे थोड़ा बहुत मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट में आना पड़ेगा मतलब कि लोगों को पता नहीं है कि इस प्रकार का भी वास्तु होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने आप को सोशल मीडिया या किसी अलग प्रकार के मीडिया से मुझे मार्केट में आना चाहिए। तो फिर मैंने पिछले 1 साल से अपने आप को प्रेजेंट किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बट अभी तक मैं, आपका क्वेश्चन का आंसर यही है कि मैं अपना अभी तक कोई भी प्रकार का बिजनेस के एंगल से कोई भी प्रकार का मार्केटिंग नहीं किया हुआ है। लोग रेफरेंस से, माउथ पब्लिसिटी से मेरे पास आ रहे हैं। यही मैं मानता हूँ कि लोगों को बेनिफिट है तभी तो आते हैं। 20-20 लोग, एक इंसान अपने सर्कल से 20-20 लोगों तक मेरी बात पहुँचा के मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए लेके आना, यही मैं कहूँगा कि बेनिफिट हुआ होगा तभी तो आए हैं, अदरवाइज नहीं है। ऐसे एक केस नहीं, ऐसे 10 लोग मिलेंगे आपको। किसी ने 10 लोगों को भेजा है, किसी ने 5 को भेजा है, ऐसे ही चलता है पिछले 25 साल से। आपके अचीवमेंट की बात करें तो 150 से भी ज़्यादा अवार्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इतनी सारे अचीवमेंट्स के बाद भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे रह पाते हो? मेरा एक प्रिंसिपल है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखना है, शोमैनशिप नहीं करना है, पैशन से इस फील्ड में काम करना है। और मैं ऐसा कहूँगा कि लोगों को जो करना है करे, बट सिंप्लिसिटी में अपनी लाइफ जीता हूँ। और अपनी इंसान को अपनी औकात और अपने पास्ट दिन कभी भूलना नहीं चाहिए, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। और इसलिए देखो तो आज भी मेरे बॉडी में कपड़े के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई प्रोटेक्शन, ना कोई कुछ नहीं। क्या बात है। आइडियल होम या आइडियल वर्क स्पेस आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? मैं ऐसा कहूँगा कि जिस वर्क प्लेस या होम प्लेस में किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल न हो, स्मूथ लाइफ चलती हो, ज़्यादा अप्स डाउन न हो, उसी को मैं आइडियल वास्तु मानूंगा। चाहे आपने वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से, वास्तु के एंगल से आपकी ये प्रॉपर्टी बनाई है या न बनाई है,
बट आपका स्मूथली, स्लोली, ग्रेजुअली ग्रोथ होता है, तो ये आइडियल प्रॉपर्टी है, आइडियल रेसिडेंस है। इसके अलावा आप घर में जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा बन जाना है, इस प्रकार का आपकी एम्बिशन शुरू हो गई, तो समझ लो ये वास्तु सही नहीं है। वास्तु आपको ग्रेजुअली ग्रो करता है। यदि आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी एम्बिशन एकदम हाई हो जाती है उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद, 1-2 साल के अंदर, मुझे ये कर लेना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत आगे निकलना है, इस प्रकार के थॉट्स आने लग गए, समझ लो कि वास्तु सही नहीं है। उसका मतलब कि वास्तु सही नहीं है या सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा दिमाग, हम स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप गलत एक्शन भी कभी कभार ले लेंगे, उसके बाद स्ट्रेस में रहेंगे, आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन आपकी एम्बिशन तो बहुत हाई है, उसके लिए क्या करोगे, इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, फिर बर्डन, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। तो ये सही वास्तु की निशानी नहीं है। वास्तु आपको ग्रेजुअली, पीसफुली ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई नए घर में आके अब बहुत ज्यादा सपने जी देखना शुरू कर दिया, या जी, तो जी। कुछ ज्यादा ही ड्रीम्स को बड़ा बना दिया कि भाई आज तो इधर फ्लैट लिया, अब कल दुबई में लूंगा, तो Yes. वो सारी वास्तु अच्छा नहीं है, उसकी निशानी है। हाँ, मैं ऐसा कहूँगा, ड्रीम्स देखना बुरी बात नहीं है, ड्रीम्स अच्छा। देखना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, बट मैं कहूँगा कि एक लेवल तक का होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जीरो से हीरो तक की सोच उस प्रॉपर्टी में जब आपके अंदर आ जानी शुरू हो गई, तो समझ लो कि वास्तु सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, और वास्तु आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ानी। सर, आज की जो दुनिया है, जहाँ स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ज्यादा है, आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ऐसा कहूँगा कि यदि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी कम करनी है, तो सबसे पहले यूनिवर्स के बनाए हुए प्रिंसिपल्स जो है उसके ऊपर चलना होगा। यूनिवर्स को 2 ही चीज़ पसंद है, प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। यदि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाहे वो सोशल हो, बिजनेस एंगल हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड प्योरिटी नहीं है, तो आपका सक्सेस रेशियो डाउन हो जाएगा। यूनिवर्स को यही चीज़ पसंद है, प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। और प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी से आप लाइफ में चलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूनिवर्स के ड्रोन कैमरे में आपका पिक्चर क्लिक हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि यूनिवर्स की गुड बुक में आपका नाम आ जाएगा। और एक बार यूनिवर्स की गुड बुक में आपका नाम आ गया, या आपका पिक्चर क्लिक हो गया, उसके बाद आपको आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लेंथी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, उसमें काफ़ी कुछ आपको सफ़र भी करना पड़ेगा, बट एक दिन रिजल्ट ऐसा आएगा कि आपको आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। पिछले कई सालों से आइडियल सिचुएशन में मैं चलता हूँ, ना मुझे बहुत एम्बिशन है, ना मुझे बहुत बड़ा बन जाना है। एक सिंपल वे में जो होता है चलता है, चलने दो। मैंने शब्द बताए, प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, बस, और ऑनेस्टी, वैसे ही चलता हूँ। तो आज मुझे जो है मेरे पास, जो मैंने अचीव किया है, उसके लिए मैंने एक भी एफर्ट्स नहीं किया है। जितना भी मीडिया फीचर्स है, उसके लिए भी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं रीजन से, कोई ना कोई रीजन से मेरे साथ टच में आते हैं, और मेरे को मीडिया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में कवरेज मिल जाता है। मुझे ये पूछना था कि जैसे स्पिरिचुअल या फिर पैरानॉर्मल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उन पे सवाल भी बहुत उठाए जाते हैं, और तो आप वो सारी चीजें कैसे देखते हो? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिटिसिज्म काफी मिलता है। स्पिरिचुअल वालों को इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, बट मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि मैं कीप मम, साइलेंटली जो मेरा काम है वो करता गया। मेरे साथ, मेरे सामने किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ना मुझे मेरे इस बारे में किसी के थ्रू सुनने को मिला, बट कहीं ना कहीं लोगों का नेचर जो है वो ईर्ष्या वाला तो होता ही है। तो मैंने किसी को कुछ आंसर न देते हुए मैं अपने फील्ड में काम करता गया। जैसे चरे वेती एक शब्द है, चलते जाओ। मैंने पैशन से, मेरे प्रिंसिपल से, मेरी लाइफ के एथिक्स से मैं अपनी लाइफ चलता गया, और मैंने इनको अपने अचीवमेंट से ही जवाब दे दिया। हालांकि किसी ने कुछ पूछा नहीं था, लेकिन ये चलता गया। तो आज जिस फील्ड में, जिस लेवल पे मैं हूँ, तो मैं कहूँगा कि क्रिटिसिज्म करना ही नहीं चाहिए।
जितना लोग क्रिटिसिज्म आपकी करेंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सामने तो किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी मैं मौन रहा। मेरे को कई सालों पहले मेरे स्टार्टिंग का फेज था, तब किसी मेरे क्लोज के रिश्तेदार ने मुझे कुछ बोला था कि इन्होंने ये बोला है कि आप ये लाइन छोड़ दीजिए, बट मैंने उनकी सुना नहीं और मैं इसी फील्ड में चलता गया। आज लोग मुझे पूछते हैं फ़ोन करके, आपके पास टाइम है, कब बात करूं, बात हो सकती है, ऐसा सवाल करके मेरे से बात करने की शुरुआत करते हैं। तो अचीवमेंट्स ही इंसान का जवाब होता है। अगर आपको अपनी लाइफ को 3 शब्दों में बताना हो तो कौन से वो 3 शब्द होंगे? मेरी लाइफ के 3 शब्द पीएचडी है। पीएचडी मतलब मैंने पीएचडी किया वो नहीं है। पी का मतलब है प्योरिटी, एच का मतलब है ह्यूमिनिटी एंड डी मतलब डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ, प्योरिटी के साथ और मानवता, ह्यूमिनिटी के साथ आप काम करो, जीवन जियो, आपको तरक्की में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नाइस। तो सर आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? आप क्या देखते हो? मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस यही है कि जब भी कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी लेता है या कोई घर बनाता है तो इसमें सारी जीवन की पूंजी लग जाती है। इधर से 2-5 लाख लाओ, 2-5 इधर से लाओ, गोल्ड बेच दो, ऐसा करके लोग ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतनी कष्ट, लोन लेके, गहना बेच के या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के बावजूद भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके अंदर किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। तो ये अच्छा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, भगवान के इस बनाए गए संसार में सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सभी के घर में शुभ प्रसंग की शहनाइयाँ बजे और आपस में पारिवारिक भावना के साथ, मानवता के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ में सबका जीवन गुजरे, यही मेरा मिशन और विज़न है। और इसी फील्ड में काम करता हूँ, पैशन से काम करता हूँ। बिजनेस तो एक है, चलता रहता है, बट बहुत लोगों को हेल्प किया है इसी विज़न के साथ साथ में। कई लोगों को जिसको मैं जानता तक नहीं, दूसरे स्टेट से है, फॉरेन से, उनको मैं गाइड कर देता हूँ, प्लान से गाइड कर देता हूँ। ना मैं इनको जानता हूँ, नाम जानता हूँ, कोई रेफरेंस नहीं होता है, मेरे पास आते मैं इनको ऐसे ही गाइड कर देता हूँ। हाँ, मैं वहाँ पर विजिट करता हूँ तो कुछ बात अलग हो जाती है, बट अगेन लोग तो इसको भी नहीं छोड़ते। बट मैं कहूँगा कि आप प्लान लेके आओ, फ़ोन पे आप जितनी भी बात करो, सबको मैं गाइड कर देता हूँ। सर पूछना था आपसे कि आज तक आपने ऐसे कितने केस सॉल्व किए होंगे? वास्तु के एंगल से देखने जाओ तो बहुत, मैं बताऊंगा कि इसके पास मेरा कोई नंबर नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, बट मैं पिछले 25 साल में मैं कहूँगा कि 2 से 3 हज़ार वास्तु की विजिट मैंने कर डाली होगी। ज़्यादातर मुझे इंडस्ट्री में मज़ा आता है और इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है जो इनविजिबल होती है। रेसिडेंस में मैं उतना काम नहीं करना चाहता क्योंकि रेसिडेंस एक ऐसी जगह होती है, वहाँ पर कई लोगों का रोल होता है, फादर, मदर, वाइफ, बच्चे। एक को एक पसंद है तो दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद है, तो वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट जाता है और उनका भी टाइम वेस्ट जाता है। इससे अच्छा ज़्यादातर मैं इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट में ही काम करता हूँ ताकि वहाँ पर रियल सॉल्यूशन मिले, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी एक ही होता है, उनको जो समझाए वो काम हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा वहाँ पर ही होती है। पैरानॉर्मल की बात करें या अदर वे में बात करें तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर ज़्यादा होती है और वहाँ पर इतनी बड़ी लैंड होती है, इतनी बड़ी प्लेसमेंट होती है जो आम इंसान के लिए समझना बड़ी बात होती है, ज़्यादातर समझ में नहीं आता है कि मशीनरी होती है, स्टाफ होता है, कॉन्फ्रेंस रूम होता है, कैंटीन्स होती है, टॉयलेट्स होता है, स्टाफ क्वार्टर्स रहता है, लेबर क्वार्टर्स रहता है, डायरेक्टर्स कैबिन्स रहती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, स्टोरेज होता है, रॉ मटेरियल होता है, रेडी स्टॉक होता है। इतनी सारी चीज़ें होती है कि इंसान, आम इंसान तो समझ ही नहीं पाता कि इसका कैसे वास्तु किया जाए। और इसके अंदर की भी मैंने आपको बताया कि ड्राई एरिया एंड वेट एरिया, इसका बहुत सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अनगिनत है, इसके नंबर्स मेरे पास नहीं है कि कितनी की होंगी, क्योंकि रिकॉर्ड रखना ये तो बिजनेस होगा, अकाउंटेंसी हो गई, और इसको तो मैंने बिजनेस के रूप में लिया ही नहीं है, पैशन के रूप में लिया है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई लोगों का किया है, कई लोगों की सेवा की से। सर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है
जो यानी मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में दिखती है वास्तु के? आजकल पहले के ज़माने में आपने देखा होगा एक चौखट होता था, नीचे एक होता था उम्बर कहते हैं जिसको, उम्बरा गुजराती में कहते हैं, राइट? तो इसके बन के ही चौखट बनती है। अभी तो 3 पोर्शन ही होता है, नीचे कुछ होता नहीं, फ्लैट होता है, राइट? तो उम्बर एक प्रकार का आपकी मर्यादा है, घर की मर्यादा है। लक्ष्मी को बाहर जाने के रोकने का काम करती है। आप कोई गलत स्टेप उठाते हो और उसके लिए जाते हो, गुस्से में लड़कियां घर छोड़ देती है, पत्नी से या किसी से, फादर से झगड़ा करके इंसान जब बाहर जाता है, तब वहाँ पर उम्र आता है, तो वहाँ पर उसका माइंड के अंदर एक सेकंड के लिए स्ट्राइक हो जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और यदि लगा तो वापस आ जाता है। तो उम्रा बहुत ज़रूरी होता है। और लक्ष्मी, हम कहते हैं लक्ष्मी हमारे घर में टिकती है, घूमती रहती है। तो लक्ष्मी का बाहर जाने का रास्ता भी वही होता है। यदि उम्र आ गया तो लक्ष्मी घूमेगी। और आज के टाइम में उम्र है ही नहीं, क्योंकि आजकल तो लोगों को हिल्स वाले सैंडल और शूज़ भी पहनते हैं बड़े हिल्स वाले, तो वहाँ पर गिरने का चोट लग जाता है। वो प्रथा ही चली गई है उम्र वाली। मैं कहूँगा आप आज की डेट में किसी भी पुराने गांव में, विलेज में जाओ, आपको ये उम्बर देखने को मिलेगा। इतना 1-1 फीट का, आधे फीट का, 6-6 इंच का उम्बर देखने को मिलेगा। आप उसको टच करके कूद के ही जाओगे। वो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि उम्बर नहीं होना चाहिए। 3 होती है फ्रेम लकड़ी की, नीचे होता है मार्बल, तो चौखट नहीं बनती। और चौखट ही द्वार होता है मेन, और उसी की तो हम पूजा करते हैं। हाँ, वो मार्बल पे स्वस्तिक करेंगे नए साल में, लेकिन वो उम्बर नहीं कहा जाता, चौखट नहीं कहा। चौखट कंप्लीट होनी चाहिए। वो एक प्रकार की मर्यादा है, वो गलती है। मैं कहूँगा कि आपके दर्शकों को ये खास ख्याल करना चाहिए। कई लोग कर देते हैं, नीचे पत्थर के नीचे कुछ चीज़ें रख देते हैं, लेकिन वो चौखट उससे नहीं बनती। चौखट एक प्रकार की मर्यादा है, बॉर्डर है। और बिजनेस प्लेस में सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक कौन सी है? क्योंकि आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, तो क्या ऐसी मिस्टेक करते होंगे वो लोग? मैंने जैसे पहले बताया कि बिजनेस जब बढ़ता है या थोड़ा ग्रो होता है ना, तो एक्सपांसन करने की दिशा में चलते हैं लोग। तो जाने अनजाने में मैंने बोला कि ये ऑफिस बढ़ा दो, स्टाफ 2 स्टाफ है, अभी 5 को बिठाना है, तो और जगह बाजू में पड़ी है, उसको एक्सटेंड कर दो। तो वहाँ पर 2-3 चेयर लगे उस प्रकार का, एक 10 बाय 10 का, या जितनी भी उसके पास लैंड अवेलेबल है उसके हिसाब से वो एक्सटेंशन कर देते हैं। एक्सटेंशन करने के बाद स्टाफ बढ़ता है, तो फिर टॉयलेट वगैरह का इशू आता है, तो उसके लिए भी टॉयलेट भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक्सटेंशन होता है तब जाके बिजनेस में प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं मानता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है और सडन डाउन हो जाता है, या 2-5 साल में फिर डाउन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है। ग्रो होता है, ग्रेजुअली होता है। जब तक ये चलता है चलने दो। आपको चेंज करना है तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, जिसके अंदर रियल वे में ज्ञान हो, आजकल की तरह ज्ञान न हो, रियल वे में ज्ञान हो। और यदि ऐसा है तो आप दूसरी जगह पे करो, इसी जगह पर छेड़खानी मत करो, मैं ऐसा कहूँगा। इससे बिजनेस ग्रो जो चलता है उसमें बाधा, रुकावट आती है, और जो करंट बिजनेस है वो भी ऑब्स्टेकल में आ जाता है। सर, इतने सारे आपके पास अवार्ड्स है, नेशनल और इंटरनेशनल, तो अब आपको लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी वास्तु में बिलीव करने लगे हैं, और जो इंटरनेशनल अवार्ड्स है उसके पीछे की भी आप स्टोरी अगर बता सकते हो तो? अवार्ड्स, अचीवमेंट्स के जरिए यूएसए में एक इंडियन हिंदी न्यूज़पेपर चलता है, वहाँ पर मेरी सक्सेस स्टोरी, पैरानॉर्मल वास्तु संबंधी स्टोरी पब्लिश हुई थी कुछ साल पहले। तो वहाँ से किसी ने पढ़ा होगा, इंडियन ने, और फिर मेरा कांटेक्ट हुआ, और वो बंदा हाई लेवल की इनकी पोजीशन भी थी और है। तो उनके ज़रिए मुझे वाइट हाउस से ऑनर मिला, यूएस प्रेसिडेंट की सिग्नेचर वाले एप्रिसिएशन लेटर्स, अवार्ड्स मिले मुझे, जो आम इंडियन को नहीं मिलता है। बट मैं यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो उस बेस के एंगल से मुझे ये वाइट हाउस एंड वाइट हाउस एडवाइज़र ने और
यूएस प्रेसिडेंट की सिग्नेचर वाले जो भी अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं उनको ही अवार्ड्स मिलते हैं, वो अवार्ड्स मुझे भी मिला है। क्या बात है। इसके अलावा इटाली, हम्म, अदर भी कंट्रीज़ के अंदर, यूएसए, इंडिया में कई न्यूज़पेपर और फैशन स्टाइल मैगज़ीन के अंदर मेरे आर्टिकल, सक्सेस स्टोरी, मेरी बायोग्राफी पब्लिश हो चुकी है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस तो बहुत है और इसी के ज़रिए मेरे पास कई कॉल्स भी आते हैं, तो मैं इनको गाइड कर लेता हूँ, क्योंकि उतने दूर जाने में एक्सपेंस भी बहुत लगता है और वो इनको बेरेबल नहीं होता है। तो मैं इनको पैरानॉर्मल के एंगल से तो खास गाइड कर देता हूँ कि मैं तो मानता हूँ कि सभी के घर में वास्तु के एंगल से जो भी समस्या हो वो ठीक है, वो तो कहीं से ठीक हो जाएगा। पर पैरानॉर्मल वास्तु संबंधी कोई समस्या होती है तो मुझे लगता है कि मैं इनको हेल्प करूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इनको गाइड कर देता हूँ कि इस प्रकार से कर लो। यूएस के अंदर भी मैंने एक केस यहाँ से ऐसे ही फ़ोन पे ही उनको गाइड किया था, क्योंकि ये पूरा साइंस है, एनर्जी साइंस है। तो मैं कुछ इस प्रकार से उनको गाइड कर देता हूँ कि आप इस प्रकार के चेंजेस कर लो, तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसी प्रकार काफ़ी कुछ अवार्ड्स अचीवमेंट्स चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में यूएस यूनिवर्सिटी के एक कॉन्वोकेशन था जहाँ पर मैं चीफ गेस्ट के रूप में था और मेरे हाथों मैंने कम से कम 30-40 लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री दी है, साथ में कुछ अकल्ट अवार्ड्स भी दिए हुए हैं। तो वहाँ पर भी मुझे यूएस यूनिवर्सिटी और यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुझे वास्तु आइकॉन और वास्तु लीजेंड का टाइटल मिला है। पहले भी वास्तु आइकॉन का तो टाइटल मुझे बॉम्बे में किसी मीडिया हाउस ने दिया हुआ था, बट वास्तु लीजेंड का टाइटल मुझे रिसेंटली मिला है और वास्तु आइकॉन भी जो है मुझे मिला है। तो ये सारी अचीवमेंट्स तो मैं कहूँगा कि चलता रहता है, बट पैशन से मुझे इस फील्ड में काम करना है, वही मेरा मकसद है। सर आपको लगता है कि जो ये इंडियन साइंस था, जो वास्तु की जो आप बात कर रहे हो, वो अब दूसरे देश अपना रहे और हमारे देश में वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में भी आजकल अवेयरनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने हैं, तो अवेयरनेस तो बहुत है। आज हर घर में एक वास्तु के नॉलेज रखने वाले इंसान आपको मिल जाएंगे। तो हमारे देश में तो काफ़ी कुछ अवेयरनेस आई है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉरेन में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और बाहर के लोग भी जो है इसको मानने लगे हैं। पहले फेंग शुई चलता था, अब फेंग शुई का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है, बट मैं कहूँगा कि वास्तु दूसरे कंट्रीज़ में भी है, इंडिया में भी है और ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास अब नॉलेज वास्तु के बारे में बहुत आ चुका है और जितने नॉलेज आए हैं उस प्रकार से अपने लोग रेमेडीज़ भी करते हैं और ज़्यादा रेमेडीज़ करने के बाद ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो भी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जी है तो ही आपके घर में या प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आएंगे। ज़्यादा पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव एनर्जी होगा या एक्सेस नेगेटिव होगा तो भी वास्तु में समस्या आने वाली है। जैसे चाय के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होता है, डायबिटिक होता है। इसी प्रकार ज़्यादातर एक्सेस पॉजिटिव एनर्जी और एक्सेस नेगेटिव एनर्जी भी वास्तु के अंदर समस्या पैदा करती है। तो मैं ये भी कहूँगा आपके दर्शकों को कि ज़्यादातर पॉजिटिव घर में रखने की कोशिश मत करें। मैंने एक जगह पर लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा था किसी फोटोज़ के द्वारा, भगवान का फोटोज़ था, उसी के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट का फ्रिक्शन हो रहा था, तो वो फोटोज़ भगवान का मैंने हटवा दिया था वहाँ पर। अब वो कहाँ, लेकिन वो साइंस है, तो रिफ्लेक्शन साइंस भी इसमें काम करता है और पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर बनाती है। पिक्चर्स इसमें भी देवी देवता के फोटोज़ वगैरह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट जरूर करती है, लेकिन इनके ऊपर लगे हुए ग्लास भी किसी ग्लास से रिफ्लेक्ट होते हैं तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और एनर्जी में फ्रिक्शन आ जाता है, लाइट एनर्जी फ्रिक्शन हो जाती है, इससे भी पॉजिटिव एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे भी प्रॉब्लम्स आता है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि नेगेटिव एनर्जी एक्सेस होती है, पॉजिटिव होती है तो भी वास्तु में समस्या आती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में बनाने की रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। सर अभी देखा गया है कि बहुत सारे जो डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, वो लोग ऑलरेडी वास्तु करके ही फ्लैट देते, तो आपका उस विषय में क्या मानना नहीं, है? मैं ऐसा कहूँगा ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर
लोग एंट्री को ही वास्तु कंप्लायंस प्रॉपर्टी है ऐसा मान लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वास्तु में तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपकी एंट्रेंस प्रॉपर जगह पर है, प्रॉपर डायरेक्शन में है, इसका मतलब वास्तु कंप्लायंस नहीं हो जाती है। बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 में से 100% तो नहीं कहा जाएगा, बट 80-90% वास्तु एक होता है। जैसे एक होती है एक फ्लैट, एक रो में, एक फ्लोर में 4 फ्लैट होते हैं, तो इसमें से एक ही सही होता है, दूसरा 60% सही होता है, तीसरा 50% सही होता है, और फोर्थ जो है टोटल नेगेटिव होता है, या हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट्स के अंदर वास्तु कंप्लायंस प्रॉपर्टी आपको हर एक फ्लैट हर एक फ्लोर पे मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, आजकल बहुत रेयर प्रॉपर्टी ऐसी है, मैंने देखी हुई है, तो उसमें भी 80% तो नहीं होता है, इसमें भी 60-70% तो हो जाता है, लेकिन वो चारों सही होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, एक तो टोटल नेगेटिव होता है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, दूसरा 50% सही होता है, तीसरा 60-70% सही होता है, चौथा 80% सही होता है। सारी प्लेसमेंट को देखते नज़र में रखते हुए, टॉयलेट है, किचन है, एंट्री है, ये सारी बातें प्रॉपर है तो वो सही है, लेकिन हर एक में ये पॉसिबल नहीं होता है। सर, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेट में सब वास्तु के नाम पे छोटी छोटी चीजें और वो सब भी बेचते होते हैं कि ये जी। रखो तो वास्तु ठीक हो जाएगा। जी। तो आपका उस पे क्या मानना है? ये सब सही होता है, गलत होता है ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा कि ये सब के अंदर बेसिक कंसेप्ट जो है वो ठीक होता है, क्लियर होता है, तो ही इसका इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि एक फोटो फ्रेम थी, मैंने हटवा दी। मैंने अभी बोला कि ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक्सेस हो जाती है, तो भी वास्तु में समस्या आ जाती है। मैं ऐसा कहूँगा कि ये रेमेडीज करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उसके बाद ही हमें इस प्रकार के गैजेट्स, आर्टिकल्स रखना चाहिए। अदरवाइज वही आर्टिकल्स पॉजिटिव क्रिएट करने की बजाय नेगेटिव रिजल्ट भी आपको दे सकता है। क्योंकि आजकल लोग उसको वास्तु पॉजिटिव समझ के हाँ, सब खरीदते लेते हैं, बहुत परचेस सारी करते हैं। चीजें छोटी छोटी हर जगह पे रख देते हैं। जी 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 तो वो कंसल्टेंट के बिना नहीं करनी नहीं चाहिए। करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कंसल्टेंट के बिना नहीं करनी चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन वो भी इतना डेप्थ में नहीं देखते हैं। मार्केट में मिलती है, वो भी अपने क्लाइंट को दे देते हैं, बट उसके पीछे भी बहुत गहन विचार करना पड़ता है। जैसे कई जगह पर होता है कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लावर पॉट रख दो, तो फाउंटेन रख देते हैं, लेकिन फाउंटेन के अंदर इतने बड़े बड़े स्टोन भी रख देते हैं। इस प्रकार का फाउंटेन होता है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट आ गया है लेकिन वहाँ पर वेटेज हो गया, तो ये गलत साबित होगा। ऐसे कई किस्से मैंने देखे हैं। बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है, फाउंटेन बना है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े अलग अलग कलर के अलग अलग साइज के पत्थर रख दिए हैं, जिसका वेट गिनो तो कम से कम 200-300 किलो हो जाता है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल होता है। तो ये फाउंटेन या वाटर बॉडी बनाने की जो आर्टिकल्स मिलते हैं, आप जो कह रहे हो, तो वो लगाने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती नहीं है, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट वेट का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। सर, हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जी थोड़े क्वेश्चंस है, जी। आप जितना जल्दी आंसर दे पाए। हाँ हाँ हाँ। वास्तु आस्था या विज्ञान? वास्तु एक विज्ञान है। इंट्यूजन या ऑब्जर्वेशन? इंट्यूशन। इंट्यूशन आएगा, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद इंट्यूशन नहीं आता। ओके, पहले इंट्यूजन आएगा फिर ऑब्जर्वेशन। जी। नाइस। मेडिटेशन या प्रेयर? मैं कहूँगा प्रेयर। प्रेयर में बहुत ताकत होती है, और मेडिटेशन तो लगता है नहीं लगता है, लेकिन प्रेयर तो लग जाती है कभी ना कभी। सक्सेस या पीस? मैं पीस को प्रायोरिटी दूंगा। पीस होगा तो ही सक्सेस आएगा। वरना पीस बिना का सक्सेस भी कुछ काम का नहीं है। सही बात है। अवार्ड या ब्लेसिंग्स? मैं कहूँगा ब्लेसिंग। जब यूनिवर्स का ब्लेसिंग होता है तब अपने आप को अचीवमेंट के दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, अवार्ड्स वगैरह मिलता रहता है, बट मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसर्च या पर्सनल एक्सपीरियंस? मैं कहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ही तो हम रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
मुझे चोट आई यहाँ पर, मान लो, तो चोट क्यों आई, यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी थी इसके लिए। उसके बाद मैं सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा, ये चीज़ किसने रखी यहाँ पर, है ना। तो रियल लाइफ केस प्रायोरिटी है। डिसिप्लिन या डेस्टिनी? मैं कहूँगा कि डेस्टिनी है। मेरी लाइफ स्टोरी जो है, जर्नी है, वो डेस्टिनी के आधार पर है। सबकी इसी प्रकार होती है। कई इंसान ने इंजीनियरिंग पढ़ा लेकिन पिताजी के ग्रेन के बिजनेस में बैठ गया, है ना। कई लोग मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, एमबीए करते हैं, है ना। उसके बाद वो प्रोडक्शन की फैक्ट्री में बैठ जाता है। तो मैं कहूँगा कि डेस्टिनी ही सबसे सही है। बुक्स या रियल लाइफ केसेस? मैं कहूँगा कि रियल लाइफ केसेस ही आपको सिखाती है, बुक्स उतना नहीं सिखाती। एक्सपीरियंस, हमको जितने भी लोगों से, दुनिया से मार पड़ता है, सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, इसके बाद ही तो हमें ज्ञान मिलता है। उतना ज्ञान बुक से नहीं मिलता। टीचर या लर्नर? मैं कहूँगा मैं लर्नर हूँ आज की डेट में। एक एंगल से मैं टीचर ज़रूर हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। अभी तक मैंने करीबन 60 से 70 लोगों को अकल्ट साइंस के विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री दिलवा चुका हूँ। मतलब मेरे गाइडेंस में, अंडर द माई गाइडेंस, लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं। तो मैं टीचर, गुरु ज़रूर हूँ, बट मैं अपने आप को फिर भी लर्नर मानता हूँ। स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकलिटी? मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी वो जर्नी होती है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल बनते हो। पहले प्रैक्टिकल बनोगे, उसके बाद आप कभी स्पिरिचुअल नहीं बनोगे। पहले आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, तो फिर धीरे धीरे करके आपके लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, आप फिर प्रैक्टिकल बन जाओगे। एक ऐसी चीज जो हर घर में होनी चाहिए? अभी मैंने बताया कि लोग गलतियां करते हैं, उम्बर। हर घर में उम्बर होना चाहिए। एक ऐसी आदत जो सफलता के लिए जरूरी है? सफलता के लिए ट्रांसपेरेंसी, हार्डवर्क और डेडिकेशन, ये 3 चीज़ नहीं होगी तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो है वो ही बोलना है, 19-20 नहीं बोलना है, ना मरी मसाला डाल के बोलना है। तो ट्रांसपेरेंसी से जीवन जीना है या बात करनी है, किसी के साथ भी, कोई भी एंगल से, सोशल हो, बिजनेस एंगल हो, कोई भी एंगल हो। उसके बाद है आपका हार्डवर्क, और उसके बाद डेडिकेशन से काम कर लो, आपको सक्सेस मिलनी ही है। आप अवार्ड से बड़ा क्या मानते हो? मैं ज्ञान को मानता हूँ। ज्ञान है तभी तो अवार्ड्स मिलते हैं, ज्ञान नहीं है तो कोई भी प्रकार का अचीवमेंट्स नहीं है। अब मेरे पास ये अकल्ट ज्ञान आया, वास्तु का ज्ञान आया, तभी तो मेरे पास इतने अवार्ड्स आए। तो ज्ञान ही प्रायोरिटी है, ज्ञान को सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए, उसके बाद अचीवमेंट्स तो आते रहेंगे। लाइफ मंत्र सर? लाइफ का मंत्र ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी, सोल प्योरिटी, सोल के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तीसरा है कि ह्यूमिनिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ आपके पास है तो आप अपनी ये मनुष्य लाइफ जो है, ये जर्नी है, वो अच्छी तरह से इजीली पार कर लोगे। सर, ध्रुव पटेल शो के लिए कोई विशेष अगर चीज़ आप कहना चाहते हो? मैं आपके शो को सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, अभिनंदन एंड बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप इस प्रकार के शो करके आप नॉलेज शेयरिंग का काम करते हो, आप ज्ञान को बांटने का काम करते हो। आपके दर्शकों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी वास्तु के बारे में मैंने चीज़ बताई है, उसका इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, खास करके उम्र बनाए और सही चीज़ों का सही प्लेसमेंट करें। आपके घर में ज़्यादा पॉजिटिव आ जाती है, इसके लिए इस प्रकार के आर्टिकल्स या ज़्यादा रेमेडीज मत करें, अदरवाइज वही एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, वही आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। तो ज़्यादातर जितना हो सके उतना घर के अंदर चीज़ें कम रखा करें। शो के लिए अच्छा है, एंटीक चीज़ें हैं, ये सब दिखावा करने के लिए घर के अंदर इतना सजा बजा के मत रखें। जितनी ज़्यादा आर्टिकल्स घर में रहेंगे
उतना ज़्यादा एनर्जी का फ्रिक्शन होगा, और इतना फ्रिक्शन होने के कारण वो सीधा आपके साइकोलॉजी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट आएगी। मैंने कई किस्से ऐसे देखे, कई फ्लैट्स, कई बंगलोज देखे, इतनी सारी आर्टिकल्स, ड्राइंग रूम के पेड़ पौधे, पत्थर और स्टेच्यू, फ्रेम्स, इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर घर में आपस में मनमुटाव नहीं होता है, हेल्थ इश्यू रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा हो सके उतना घर में कम चीज़ें रखा करें, नेसेसरी जो है उतनी रखें, लोगों को दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी घर के अंदर बढ़ाने के लिए वो चीज़ कम करें, मैं उतना ही बताऊँगा। जैसे आपने अगर देखा हो कि टर्न योर वुंड इनटू विजडम, ऐसे ही सर ने अपने इंसल्ट को आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन में बदला है। थैंक यू सर। आज की ये बातचीत सिर्फ इंटरव्यू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लर्निंग थी जिसमें हम एक सोचने का एक अलग ही नजरिया बदल दिया। आपने हमें बताया कि कैसे घर दीवारों से नहीं बनता, बल्कि पॉजिटिविटी, एनर्जी और सही दिशा से बनता है। आपकी जर्नी, आपका विजन और आपका मिशन एक लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, जो अपने जीवन में शांति, सफलता और पॉजिटिविटी चाहते हैं। उनको एक एपिसोड खास देखना चाहिए। और आपने बताया कि सफलता किसी एक लोगों की तक सीमित नहीं होती, आप कभी भी उसको अचीव कर सकते हो। आपने अपने लाइफ में एक बिजनेस से आज इतने बड़े एक वास्तु लेजेंड और कंसल्टेंट बने हो। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। आपको अनेक अनेक शुभकामना एंड बेस्ट विशेस देता हूँ। एंड जो मैंने सूत्र बताए, उस सूत्र के ऊपर चलने के लिए लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल कम आएंगे, आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आएगी। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू अगेन। आपकी जर्नी, आपका विजन और आपका मिशन वाकई हर एक इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो अपने जीवन में शांति, सफलता और पॉजिटिविटी चाहता है। किसी के काम आना ही असली सफलता है, वो आज आपने साबित कर दिया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर केतन तलसानिया फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, विजडम एंड पॉजिटिविटी विद अस। मैं हूं ध्रुव पटेल। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू।